गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 27 ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स का पार्ट 4। इसमें हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं एंटीकोएगुलेंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग एंड लेसन द लाइक्लीहुड ऑफ एम्बोलिज्म। तो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं एक्सटेंशन ऑफ इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग। जो वस्कुलर में ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको प्रिवेंट करने का काम जो ड्रग करते हैं उसे हम एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स बोलते हैं। एज वेल एज एम्बोलिज्म को लेस करने का मीन्स आर्टरी में जो क्लॉटिंग होता है, जो आर्टरीज होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स सेल, तो ऐसे आर्टरीज में और ब्लड वेसल्स में जब क्लॉटिंग होता है उसको भी प्रिवेंट करने का काम जो ड्रग करते हैं उसे हम एंटीकोएगुलेंट ड्रग बोलते हैं। दे आर ऑल्सो यूटिलाइज टू प्रिवेंट इन विट्रो क्लॉटिंग, प्रिजर्व ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। तो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स ये इन विवो तो यूज होते हैं बट इन विट्रो मीन्स हमारे बॉडी के बाहर भी यूज होते हैं टू प्रिजर्व ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। तो मीन्स जो ब्लड है, जो डोनेट करते हैं हम ब्लड, उसका क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। और जब भी जिसको ज़रूरत पड़ता है उसे फिर वो ब्लड इन अ लिक्विड फॉर्म हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी ब्लड का सैंपल कोई पैथोलॉजी लैब में लेता है तो उसमें भी एंटीकोएगुलेंट एजेंट डालते हैं, जिसके वजह से एग्जामिनेशन होने तक के वो ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो क्लॉट नहीं होता। तो ये इसका पर्पज़ है। इन विट्रो भी इसको यूज़ करते हैं एज वेल एज इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी भी इसे यूज़ करते हैं। The anticoagulant drugs act by interfering at some point और पॉइंट्स इन द पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स जो है ये एक्ट कैसे करते हैं? बाय इंटरफेयरिंग एट सम पॉइंट और पॉइंट इन द पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के वेरियस फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स के साथ ही आपका ब्लड क्लॉट होता है। तो हमारा एंटीकोएगुलेंट ड्रग क्या करता है? एक ऐसा पॉइंट पे एक्ट करता है जिसके वजह से जो पाथवे है ब्लड क्लॉटिंग का वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें इंटरफेरेंस आता है और उसके वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो यही काम करता है हमारा एंटीकोएगुलेंट ड्रग। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स। तो फर्स्ट आते हैं इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स। ऐसे एंटीकोएगुलेंट्स जो कि बॉडी के बाहर और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड यूज करते हैं, मीन्स ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए जो यूज करते हैं, ऐसे ड्रग्स और एंटीकोएगुलेंट्स को हम बोलेंगे इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स। इसमें आता है ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम साइट्रेट, सोडियम इडिटेट। ये क्या करते हैं? कैल्शियम के साथ बाइंड होते हैं और इसके वजह से क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम साइट्रेट और सोडियम इडिटेट इसके एग्जाम्पल है जो कि हम यूज करते हैं फॉर प्रिजर्विंग ब्लड। तो इसमें जो होता है, ये जो ड्रग है ये कैल्शियम के साथ बाइंड होते हैं और उसके वजह से क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। They are too toxic for use in vivo, though sodium citrate is used in transfused blood as often too little is introduced into the body for toxic effect to happen. तो इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट ये बहुत ही टॉक्सिक काइंड ऑफ ड्रग होते हैं, तो इसको हम इन विवो में यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर हम इसे ले नहीं सकते एज अ एंटीकोएगुलेंट ड्रग। बट तभी भी सोडियम साइट्रेट को मोस्टली यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व ब्लड, जिसको हम फर्दर ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। जो भी पेशेंट को ज़रूरत लगता है उसे जब हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और उसे जब हम ब्लड देते हैं तो ऐसे टाइम पे ये सोडियम साइट्रेट
वो पेशेंट के बॉडी में चला जाता है, बट वो कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका बहुत ही कम होता है। इसके वजह से उसके टॉक्सिक इफेक्ट जो है पेशेंट पे नहीं दिखते हैं। बट अगर इसको हम थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं तो ये डेफिनेटली टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं इनसाइड आवर बॉडी। मीन्स बॉडी के अंदर हम इन्हें नहीं ले सकते, बट बॉडी के बाहर हम इसको ब्लड प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। हिपेरिन इज यूज टू प्रिवेंट क्लॉटिंग इन विट्रो एंड इन विवो, बट anticoagulants such as the coumarin and the indentiones are effective only in vivo। तो हिपेरिन जो है एक ऐसा एक ऑप्शन है जो कि इन विट्रो भी प्रिवेंट करता है ब्लड के क्लॉटिंग को, एज वेल एज इंटरनली भी अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग होता है इन वेन्स और आर्टरीज, तो उसमें भी क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने का काम हिपेरिन करता है। बट एंटीकोएगुलेंट सच एज कौमेरिन्स एंड इंडेंडायंस ये जो है ये इन विवो ही इफेक्टिव है। इन विट्रो अगर हम इसको यूज करेंगे फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग तो ये कुछ काम नहीं करेंगे। तो ये कौमेरिन और इंडेंडायंस जो है ये हम इंटरनली जब भी लेंगे तभी काम करेंगे एज ए एंटीकोएगुलेंट। बॉडी के बाहर ये कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेंगे ब्लड पे। ब्लड क्लॉट हो जाएगा अगर हम इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं और एज ए एंटीकोएगुलेंट एजेंट यूज करते हैं। कौन से दो ड्रग? कौमेरिन्स एंड इंडेंडायंस कैटेगरी के ड्रग्स। तो इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स में सोडियम इडिटेट एक ड्रग आता है। दिस ड्रग चिलेट कैल्शियम, दैट इज इट फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द मेटल। तो सोडियम इडिटेट ये एनालिसिस में भी यूज होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी यूज होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल्स। तो ये हम इन विट्रो में भी एज ए एंटीकोएगुलेंट एजेंट करके यूज करते हैं। ये क्या करता है? कैल्शियम के साथ चिलेंट फॉर्म करता है और सोडियम कैल्शियम इडिटेट फॉर्म करता है, जिसके वजह से ब्लड का कोआगुलेशन और ब्लड जो है ये जम नहीं जाता। सोडियम इडिटेट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसे हम EDTA बोलते हैं। तो सोडियम इडिटेट क्या है? ये सोडियम सॉल्ट है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का, जो कि EDTA के नाम से फेमस है, विच चिलेट्स अल्कलाइन अर्थ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। तो जो सोडियम इडिटेट है ये चिलेट फॉर्म करता है विथ वेरियस मेटल अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। जैसा कि कैल्शियम के साथ सबसे पहले चिलेट फॉर्म करेगा, उसके बाद मैग्नीशियम के साथ फॉर्म करेगा, उसके बाद पोटेशियम के साथ करेगा और लास्टली विथ सोडियम के साथ करेगा। अगर हम इमेजिन करते हैं अगर ये चारों मेटल्स एक साथ EDTA के साथ अगर रिएक्ट हुए तो पहले जो है चिलेट फॉर्मेशन कैल्शियम के साथ होगा, उसके बाद मैग्नीशियम के साथ होगा, उसके बाद पोटेशियम के साथ होगा और लास्टली जो है ये सोडियम के साथ होगा। The sodium calcium complex of EDTA chelates heavy metal and is used to treat lead poisoning as it moves lead from tissue and affects its expulsion। तो सोडियम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है EDTA का ये यूज करते हैं टू चिलेट हेवी मेटल्स। जो हेवी मेटल्स होते हैं उनको चिलेट करने के लिए सोडियम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ऑफ EDTA और सोडियम कैल्शियम इडिटेट को भी यूज करते हैं। स्पेशली इन लीड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। जिसको लीड पॉइजनिंग हुआ है और हेवी मेटल पॉइजनिंग हुआ है उसको अगर हम सोडियम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ऑफ EDTA देते हैं और सोडियम कैल्शियम इडिटेट देते हैं तो ये क्या करता है, जो लीड और हेवी मेटल हमारे बॉडी में है और पेशेंट के बॉडी में है उसके साथ चिलेट फॉर्मेशन करता है और उसको टिश्यू से बाहर निकालता है और फाइनली हमारे बॉडी से बाहर निकाल फेंकता है। तो
इस तरह से सोडियम कैल्शियम इडिटेट का यूज करते हैं इन केस ऑफ लीड पॉइजनिंग। और इसके अलावा इन विट्रो ये एक्ट करता है एज अ एंटीकोएगुलेंट ड्रग फॉर फॉर ब्लड प्रिजर्वेशन। तो ब्लड प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम इडिटेट भी यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड कैटेगरी, दैट इज इन विवो एंटीकोएगुलेंट्स। ऐसे ड्रग जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं और जिसके वजह से जो हमारे आर्टरीज और वेन में ब्लड क्लॉटिंग हुआ है उसे प्रिवेंट करने का काम ये ड्रग करते हैं। तो इसमें पहला ड्रग आता है हिपेरिन। दिस नेचुरल सब्सटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ सल्फेट ग्रुप। तो हिपेरिन क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, मींस ये कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी का ड्रग नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, जिसको लार्ज नंबर ऑफ सल्फेट ग्रुप अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड है जो कि नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है और इसको लार्ज नंबर ऑफ सल्फेट ग्रुप अटैच रहते हैं। It was first isolated from the liver and is found particularly in mast cell where granules give typical color reaction। तो ये जो है हिपेरिन ये फर्स्ट आइसोलेट किया गया लीवर से और ये पर्टिकुलरली मिलता है मस्ट सेल में जो हमारे बॉडी में रहते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में रहते हैं, और उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं वो टिपिकल कलर रिएक्शन देते हैं जब भी हम ये WBC रिलेटेड टेस्ट करते हैं। हिपेरिन acts in vivo and in vitro to prolong the clotting time and is thought to act by its strong electronegative charges interfering at several sites with the enzyme concerned in clotting। तो हिपेरिन क्या है, ये इन विवो और इन विट्रो दोनों जगह पे काम करता है। अगर हम इसको इंटरनली भी डायरेक्टली लेते हैं तो भी ये एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट दिखाएगा, और अगर हम ब्लड प्रिजर्व करने के लिए भी हिपेरिन को यूज करेंगे तो भी ये एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट दिखाएगा। मीन्स ये प्रोलॉन्ग करेगा क्लॉटिंग टाइम को। और ये कैसा क्लॉटिंग टाइम को प्रिवेंट करेगा, ये एक्चुअली कैरी करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस होने के वजह से ये इंटरफेयर करता है वेरियस एंजाइम जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और वेरियस एंजाइम के साइट्स को जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ये अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज से इंटरफेयर करता है वो क्लॉटिंग पाथवे को, वो एंजाइम्स को जो कि क्लॉटिंग में मदद करते हैं, और इस तरीके से ब्लड का क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग करता है हिपेरिन। हिपेरिन इनहिबिट्स द कन्वर्जेंस of fibrinogen to fibrin and of prothrombin to thrombin and interfere with clumping of platelet। तो हिपेरिन क्या करता है, एक तो उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस तो होता ही है, बट इसके अलावा ये इनहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। मीन्स फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन में होने से इनहिबिट करता है हिपेरिन। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन मीन्स इनहिबिट करेगा प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन। और इसके अलावा प्लेटलेट का एग्रीगेशन जो है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन को भी ये इंटरफेयर करेगा। मीन्स प्लेटलेट अगर एग्रीगेट हुए तो अल्टीमेटली क्लॉटिंग होगा, तो यहाँ पे भी हम हिपेरिन जो है वो इंटरफेयर करता है प्लेटलेट के क्लम्पिंग को, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेशन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेशन के साथ भी ये इंटरफेयर करता है।
it also have lipolytic property due to the activation of lipoprotein lipase। तो हिपेरिन की लिपोलाइटिक प्रॉपर्टीज भी है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेट करता है लिपोप्रोटीन लाइपेस को। मीन्स जो लिपोप्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने का काम भी हिपेरिन इनडायरेक्टली करता है बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम लिपोप्रोटीन लाइपेस। इसके अलावा हिपेरिन इज डिस्ट्रॉयड इन द लीवर बाय द एंजाइम हिपेरिनेस एंड इज एक्सक्रीटेड वाया यूरिन। तो हिपेरिन जो है ये लीवर मेटाबोलाइज करता है और डिस्ट्रॉय करता है बाय द एंजाइम हिपेरिनेस। तो इसका पर्टिकुलर एंजाइम रहता है लीवर के अंदर जो कि हिपेरिन को मेटाबोलाइज और डिस्ट्रॉय करता है, जिसका नाम है हिपेरिनेस। और फाइनली जो हिपेरिन का मेटाबोलाइज प्रोडक्ट जो है ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, मीन्स हमारे बॉडी से निकलता है। Heparin is not effective by mouth and should be given intravenously where it acts almost at once to last for 4 to 6 hours। तो हिपेरिन जो है ये हम ओरल कैविटी से नहीं ले सकते, उतना इफेक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ अवर जीआई ट्रैक्ट में वेरियस एंजाइम सिक्रीशन होता है, एसिड सिक्रीशन होता है, उसके वजह से हिपेरिन जो है डिग्रेड होने का चांसेस होता है। इसलिए इसको जो है इंट्रावेनसली देते हैं, मीन्स वेन्स के अंदर देते हैं। जैसे ही हम हिपेरिन को इंट्रावेनसली देते हैं ये 4 से 6 घंटे तक के अपना एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट दिखाता है। If given by the intramuscular or subcutaneous route, heparin may cause pain and brushing। तो इंट्रावेनसली देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर इसको हम इंट्रामस्कुलर और सबकटेनियस रूट से देंगे तो हिपेरिन क्या करेगा, एक तो पेन और ब्रशिंग कॉज करेगा, मीन्स ये पेनफुल इंजेक्शन की तरह काम करेगा। इसलिए ये बेटर है कि भाई हिपेरिन को हम इंट्रावेनसली ही दे, ना कि ओरल रूट से दे, ना कि इंट्रामस्कुलर रूट से दे और ना ही सबकुटेनियस रूट से दे। सिर्फ ये प्रेफर किया जाता है इंट्रावेनसली। द डोजेज ऑफ हिपेरिन इज कंट्रोल्ड बाय फ्रीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द क्लॉटिंग टाइम विच इज केप्ट एट 15 to 20 मिनट्स। नॉर्मल इज 6 to 10 मिनट। तो नॉर्मल जो क्लॉटिंग टाइम है ये 6 to 10 मिनट्स का होता है, बट हिपेरिन का डोज को कंट्रोल करने का काम जो है ये करते हैं बाय मेजरिंग क्लॉटिंग टाइम ऑफ दैट पेशेंट का क्लॉटिंग टाइम मेजर करते हैं और क्लॉटिंग टाइम को मेंटेन करने का काम करते हैं बिटवीन 15 to 20 मिनट्स। तो 15 to 20 मिनट्स में अगर क्लॉटिंग टाइम पेशेंट का रहता है तो वो डोज को फाइनल करते हैं, और नॉर्मल जो पर्सन होता है उसमें 6 to 10 मिनट्स होता है। In therapy, however, the slower acting oral anticoagulants are begun at the same time as heparin, which is discontinued when they have taken effect in 24 to 36 hours। तो जो थेरेपी देते हैं एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स की, तो फर्स्ट हिपेरिन से स्टार्ट करते हैं, उसके साथ ही स्लोअर एक्टिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स भी देते हैं जो कि ओरल कैविटी से देते हैं। ओरल कैविटी से देने की वजह से फर्स्ट तो वो जीआई ट्रैक्ट में जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो गए, आफ्टर दैट एब्जॉर्ब हो गए, देन डिस्ट्रीब्यूट हो गए और फाइनली वो अपने साइट पे मीन्स ब्लड में जाएंगे और तब जाके वो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट दिखाएंगे। तब तक के हिपेरिन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स अपना जो प्री डिटरमाइंड टाइम के हिसाब से ब्लड में पहुंचते हैं, वैसा ही हिपेरिन को डिसकंटिन्यू करते हैं।
तो 24 से 36 आवर्स में हमारा जो ओरल एंटीकोएगुलेंट है वो ब्लड तक पहुंच जाता है और थेरापेटिक डोज जो है ओरल एंटीकोएगुलेंट का वो ब्लड में पहुंच जाता है और वो अपना एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट शो करता है। तो ऐसे 24 टू 36 आवर्स के बाद हम हिपेरिन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। There is an international standard for heparin which contains either 118 or 118 or 130 units per mg depending on the source, though in practice it is convenient to assume that 1 mg contain 100 units। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हिपेरिन जो है ये 118 से 130 यूनिट कैरी करता है पर mg। अगर 1 mg हम हिपेरिन को वे करेंगे तो उसके अंदर 118 से 130 यूनिट हिपेरिन के आएंगे। बट प्रैक्टिस में और कन्वीनियंस के हिसाब से हम अज्यूम करते हैं कि एक mg हिपेरिन में 100 यूनिट आएंगे। तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं कि भाई हमारा कन्वीनियंस के लिए कि भाई ये हमको याद नहीं रहेगा, तो 1 mg कंटेंस 100 यूनिट, इसको हम अज्यूम करते हैं। द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हिपेरिन अदर देन एक्सेसिव एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट आर फ्यू। दे इंक्लूड हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलोपेशिया। तो टॉक्सिक इफेक्ट जो है हिपेरिन के बहुत ही कम है, सिर्फ एक्सेसिव एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट रहता है। अगर हिपेरिन को बहुत ज़्यादा समय के लिए लेते हैं तो पेशेंट में जो है ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज हो जाता है। मीन्स जो ब्लड है, ब्लड में प्लेटलेट एग्रीगेशन का जो प्रॉपर्टी है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेशन जो है वो नहीं हो पाता, जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। और अगर इजीली वो पेशेंट को कोई इंजरी हो जाता है तो उसका ब्लड भी स्टॉप नहीं हो पाता। तो यही होता है अगर एक्सेसिव एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट एंड हिपेरिन शो करता है। उसके अलावा बाकी जो अदर साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम है। बट कुछ पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी भी दिखता है और कुछ पेशेंट में एलोपेशिया मीन्स बाल झड़ने का भी शिकायत हिपेरिन लेते समय दिखता है। अभी हम देखते हैं दूसरा ड्रग प्रोटामिन सल्फेट। दिस सब्सटेंस इमीडिएटली रिवर्सेस द एक्शन ऑफ हिपेरिन। तो ये प्रोटामिन सल्फेट क्या है? ये भी एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, बट ये ड्रग जो है हिपेरिन के एक्शन को इमीडिएटली रिवर्स करने का ताकत रखता है। मीन्स ये सब्सटेंस को हम यूज कर सकते हैं टू रिवर्स द एक्शन ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एक्शन रिवर्स करने के लिए प्रोटामिन सल्फेट हम यूज कर सकते हैं। इट हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्जेस। तो इससे पहले हमने देखा था हिपेरिन हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्जेस, तो उसका उल्टा प्रोटामिन सल्फेट के पास क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्जेस विच फॉर्म एन इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स विथ हिपेरिन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्जेस प्रोटामिन सल्फेट के और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्जेस आपके हिपेरिन के, ये दोनों क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तभी भी इट हैज सम एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन इफ गिवन इन एक्सेस। तो प्रोटामिन सल्फेट यूज तो कर सकते हैं हम टू रिवर्स द एक्शन ऑफ हिपेरिन, बट इसकी खुद की भी एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी है जो कि वो शो करेगा जब हम प्रोटामिन सल्फेट को एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन में देंगे। अ वर्किंग अप्रोक्सीमेशन 1 mg of protamine sulfate is required for each 100 or 100 unit or 1 mg of heparin। तो 1 mg प्रोटामिन सल्फेट 1 mg हिपेरिन को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, दैट इज 100 यूनिट ऑफ हिपेरिन।
अभी हम आते हैं ओरल एंटीकोएगुलेंट्स पे। दिस सब्सटेंस हैव नो इफेक्ट इन विट्रो एंड नॉट एक्ट इमीडिएटली इन विवो। तो ये जो ड्रग है ओरल एंटीकोएगुलेंट, ये बॉडी के बाहर भी कुछ काम के नहीं है। मीन्स इसको अगर आप यूज करेंगे टू एनहांस द क्लॉटिंग टाइम ऑफ ड्रग, टू एनहांस द क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड का क्लॉटिंग टाइम को अगर एनहांस करने के लिए आप यूज करते हैं, जो भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेशन के टाइम पे जो एंटीकोएगुलेंट यूज करते हैं, अगर ये ओरल एंटीकोएगुलेंट हम यूज करने लगे फॉर दैट ब्लड तो वो कोई भी काम के नहीं है। इसके अलावा ये हम अगर ओरली लेते भी है तो भी इतना इमीडिएट इफेक्ट शो नहीं करते। अब ये ओरल एंटीकोएगुलेंट्स इमीडिएट इफेक्ट शो क्यों नहीं करते, ये आपको पता ही होगा कि भाई ओरल कैविटी से कभी भी हम ड्रग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, ड्रग को लेने के बाद ड्रग पहले डिसइंटीग्रेट होता है, देन एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर एलिमिनेट होता है, ADME। तो एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर मेटाबोलाइज होगा और फिर एक्सक्रीट होगा। तो मेटाबोलाइज मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है ये लीवर क्या कर लेता है, उसे मेटाबोलाइज कर लेता है और जो बचा हुआ ड्रग है फिर वो इफेक्ट शो करता है। तो ये सब चीज़ों में बहुत सारा टाइम निकल जाता है, इसलिए हमें इमीडिएट इन विवो इफेक्ट नहीं मिलता। दे रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 9, 10 in the liver probably by competition with विटामिन के। तो ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं एज वेल एज फैक्टर 9 जिसे हम क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं और जो 10th वन है उसे हम स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं। तो इसके फॉर्मेशन को रिड्यूस करने का काम जो है ओरल एंटीकोएगुलेंट करते हैं, स्पेशली इन लीवर प्रोबेबली बाय कंपटीशन विथ विटामिन के। तो विटामिन के साथ ये कॉम्पीट करता है ओरल एंटीकोएगुलेंट, जिसके वजह से रिडक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 होता है और उसके वजह से एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट हमें ओरल एंटीकोएगुलेंट्स का ड्रग्स का मिलता है। तो विटामिन के का क्या रोल है ये हम आगे देखेंगे। विटामिन के ये जो है ये इसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 9 एंड 10। तो इसके साथ ही हमारा ओरल एंटीकोएगुलेंट कॉम्पीट करता है, जिसके वजह से प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 9 एंड 10 का फॉर्मेशन कम होता है और उसके वजह से एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट मिलता है, मीन्स ब्लड इजीली क्लॉट नहीं होता। द प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन इज डिक्रीज्ड एंड कोएगुलेशन टाइम इंक्रीज, बट दिस इफेक्ट इज स्लोअर इन ऑनसेट फॉर द प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी प्रेजेंट हैज टू बी मेटाबोलाइज्ड फर्स्ट। तो प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन जो है जिसके वजह से क्लॉटिंग होता है वो डिक्रीज होता है और कोएगुलेशन टाइम इंक्रीज होता है व्हेन वी यूज ओरल एंटीकोएगुलेंट ड्रग। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स को अगर हम यूज करते हैं तो प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन जो है ये डिक्रीज होता है और कोएगुलेशन टाइम जो है ब्लड का वो भी बढ़ जाता है, बट ये इफेक्ट स्लो होता है क्योंकि ऑलरेडी प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रेजेंट रहता है। वो प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन जो है वो फर्स्ट मेटाबोलाइज होना चाहिए। अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो थ्रोम्बोसिस प्रोड्यूस करेगा और ब्लड क्लॉटिंग प्रोड्यूस करेगा जितना समय वो आपके ब्लड में प्रेजेंट रहता है। बट ओरल एंटीकोएगुलेंट ड्रग क्या करते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस ही डिक्रीज कर देते हैं, मीन्स जो ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट है
उसको तो वो कुछ नहीं करेंगे, बट इसके आगे उसका सिंथेसिस नहीं होने देंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस वो कम करते हैं। दैट इज योर ओरल एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स। ओरल एंटीकोएगुलेंट ड्रग क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस डिक्रीज करेंगे और फर्दर कोएगुलेशन टाइम को इंक्रीज करेंगे, मीन्स क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज करेंगे। देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। फर्स्ट इज कॉमेरिन एंड सेकंड इज इंडेंडायोन। इससे पहले भी हम देखे हैं कि भाई ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में दो ही मेजर कैटेगरी है, फर्स्ट है कॉमेरिन एंड सेकंड वन इज इंडेंडायोन ग्रुप। तो फर्स्ट आते हैं कॉमेरिन ग्रुप पे। इसमें फर्स्ट ड्रग है वारफेरिन। वारफेरिन टैबलेट आती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में इसका मोनोग्राफ अवेलेबल है। वारफेरिन इज द टिपिकल ऑफ ग्रुप, मीन्स कॉमेरिन कैटेगरी का सबसे वेल नोन ड्रग है वारफेरिन। इट में ऑल्सो बी गिवन पैरेंट्रली एज इट इज वाटर सोल्यूबल। तो इसको पैरेंट्रली भी दे सकते हैं बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल। ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से इसको पैरेंट्रली भी हम डायरेक्ट ब्लड में दे सकते हैं। थेरापेटिक रिडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑकर विद इन 36 आवर्स। तो थेरापेटिक रिडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन मीन्स जो ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन, उस पे तो वारफेरिन काम नहीं करेगा, बट जो लीवर में सिंथेसिस होता है प्रोथ्रोम्बिन का विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, तो विटामिन के साथ वारफेरिन कंपटीशन करेगा और अल्टीमेटली रिड्यूस करेगा सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, जिसके वजह से फर्दर एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट दिखेगा। तो ये एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट वारफेरिन कब दिखाएगा, विद इन 36 आवर। तो 36 आवर्स के बाद ये आपको एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट दिखाएगा और विद इन 36 आवर, सॉरी विद इन 36 आवर्स के अंदर, मीन्स 36 आवर्स के अंदर ये आपको एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट दिखाएगा। एंड द प्रोथ्रोम्बिन टू कम बैक टू नॉर्मल विद इन 3 days ऑफ स्टॉपिंग द ड्रग। तो प्रोथ्रोम्बिन का इनिबिशन तभी रहेगा जब तक हम वारफेरिन लेंगे, और वारफेरिन को बंद करने के बाद 3 दिन के बाद, जैसा हमने वारफेरिन का ट्रीटमेंट आज बंद किया, तो उसके 3 दिन के बाद आपका प्रोथ्रोम्बिन जो है वो नॉर्मली सिंथेसाइज होना चालू हो जाएगा इन लीवर। तो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस नॉर्मलाइज हो जाएगा आफ्टर 3 days ऑफ स्टॉपिंग द ड्रग, मीन्स ड्रग को स्टॉप करने के 3 दिन के बाद प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस नॉर्मलाइज हो जाएगा लीवर में। There are few toxic effect other than occasional rash और dermatitis। तो इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट है अदर देन ओकेजनल रैशेस और डर्मेटाइटिस। तो कॉमेरिन ड्रग सच एज डायकॉमेरॉल, इथाइल बिसकॉम्यू एसीटेट एंड साइक्लोकॉमेरॉल आर रेयरली यूज। तो वारफेरिन ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसके बहुत ही कम टॉक्सिक इफेक्ट है अदर देन ओकेजनल रैशेस और डर्मेटाइटिस, मीन्स स्किन रिलेटेड जो एलर्जीज है ये वारफेरिन में दिखता है। इसके अलावा कॉमेरिन ड्रग्स में जो दूसरे ड्रग है डायकॉमेरॉल, इथाइल बिसकॉमो एसीटेट एंड साइक्लोकॉमेरॉल, ये बहुत रेयरली यूज होते हैं ये कैटेगरी में। कॉमेरिन कैटेगरी में ओनली वारफेरिन को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मोर रिसेंट कॉमेरिन टाइप ड्रग्स आर फेनप्रोकॉमेनॉन, फेनप्रोकॉमॉन, सॉरी थोड़ा टंग ट्विस्ट हो रहा है, फेनप्रोकॉमॉन एंड नीकौमेलोन। तो ये जो है रिसेंट कॉमेरिन के ड्रग है जो कि यूज़ होते हैं, बट सबसे ज़्यादा वारफेरिन का यूज़ होता है ये कैटेगरी में एज ए एंटीकोएगुलेंट ड्रग। उसके बाद दूसरा कैटेगरी आता है
इंडेंडायन ग्रुप का, ये भी ओरल एंटीकोएगुलेंट कैटेगरी है। इसमें आता है फेनिंडायोन इज अ टिपिकल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एंटीकोएगुलेंट। तो फेनिंडायोन वेल नोन ड्रग है। फेनिंडायोन टैबलेट, ये भी ब्रिटिश फार्माकोपिया का मोनोग्राफ मिल जाएगा आपको फेनिंडायोन टैबलेट्स का, एज वेल एज फेनिंडायोन ड्रग का भी, मीन्स एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसे हम बोलते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, एज वेल एज फॉर्मुलेशन किसे बोलेंगे, जो कि टैबलेट है। तो ये दोनों के मोनोग्राफ आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया में मिल जाएंगे। इट हैज़ क्विक एक्शन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देयर इज अ मार्क फॉल इन प्रोथ्रोम्बिन टाइम in 24 hour which reaches a therapeutic level in about 2 days। तो फेनिंडायोन जो है इसका क्विक एक्शन है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ये प्रोथ्रोम्बिन का जो लेवल है ये विद इन 24 आवर्स कम कर देता है। मीन्स जो प्रोथ्रोम्बिन का लेवल है ब्लड के अंदर उसे विद इन 24 आवर बहुत ही कम कर देता है। और जब इसका थेरापेटिक लेवल रीच होता है 2 दिन बाद, तो उसमें सिग्निफिकेंट फॉल इन प्रोथ्रोम्बिन दिखता है। दैट इज फैक्टर विच इज रिक्वायर फॉर क्लॉटिंग। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये फैक्टर है जो कि क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है और जो कि लीवर में सिंथेसाइज होता है। तो ये क्या करता है, फेनिंडायोन ये क्विकली एक्ट करता है और जिसके वजह से प्रोथ्रोम्बिन का जो लेवल है विद इन 24 आवर ये बहुत ही नीचे गिर जाता है और थेरापेटिक लेवल इसका जो है 2 दिन में रीच हो जाता है, जहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फॉल इन प्रोथ्रोम्बिन करता है, जिसके वजह से एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट दिखता है फेनिंडायोन का। The prothrombin time returns to normal within 48 to 72 hours stopping the drug। जैसे ही हम फेनिंडायोन का ट्रीटमेंट बंद कर देंगे तो जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन है, जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस है वो 48 टू 72 आवर्स के बाद चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम ड्रग को स्टॉप करेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन जो है लीवर में नॉर्मली सिंथेसाइज होना चालू कर देगा आफ्टर 48 टू 72 आवर्स। तो ये बहुत ही क्विक एक्शन शो करता है फेनिंडायोन। 24 आवर्स के अंदर मार्क फॉल इन प्रोथ्रोम्बिन होता है। इसके अलावा थेरापेटिक लेवल जो है ये 2 दिन में अचीव हो जाता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन का लेवल फॉल हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही हम इसकी ट्रीटमेंट बंद करते हैं फेनिंडायोन की, तो नॉर्मल सिंथेसिस जो होता है प्रोथ्रोम्बिन का इन अ लीवर ये चालू हो जाता है आफ्टर 48 टू 72 आवर्स। मीन्स 2 से 3 दिन के बाद लीवर नॉर्मली प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करता है। It does have some serious toxic effects such as skin rashes, exfoliative derma, renal damage, mouth ulcer, diarrhea, leukopenia and jaundice, though this is a very small percentage and at the beginning of the treatment। तो फेनिंडायोन जो है ये सम सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, जिसमें स्किन रैशेस आते हैं, एक्सफोलिएटिव डर्मा मीन्स डर्मल लेयर जो है उसके मीन्स क्या बोलेंगे हम, एक्सफोलिएटिव मीन्स लाइक स्केली स्किन हो जाएगी। उसके बाद रिनल डैमेज मीन्स किडनी फेल्यूर होने का चांसेस है, माउथ अल्सर का प्रॉब्लम है, डायरिया होने के चांसेस है, ल्यूकोपेनिया होने का चांसेस है, जॉन्डिस होने का चांसेस है। बट ये जो है ये बहुत ही कम परसेंटेज लोगों में दिखता है। ये टॉक्सिक इफेक्ट और सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ही कम परसेंटेज लोगों में दिखता है और ये ट्रीटमेंट शुरू करते ही दिखते हैं। तो अगर ऐसे इफेक्ट दिखते हैं तो हम इसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। फेनिंडायोन को रिप्लेस हम अदर ओरल एंटीकोएगुलेंट से
कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का क्या रोल है, हम उसे देखते हैं। द एक्शन ऑफ बोथ coumarins and the Indian dions is reversed by administration of vitamin K। तो coumarin का एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट और इंडियन डायन का एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट ये हम रिवर्स कर सकते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के। अगर हमें ये दोनों के एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट को अगर रिवर्स करना है तो हम विटामिन के को कंज्यूम करेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे। This fat soluble vitamin is essential for the synthesis of factor 7, factor 9 and 10 which are concerned with blood clotting। तो ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि विटामिन के है, ये इसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 7, 9 एंड 10 जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल फैक्टर है। There are two natural forms of the vitamin के। तो विटामिन के दो नेचुरल फॉर्म्स है। फर्स्ट है K1 जिसे हम बोलेंगे फाइटोमिनाडायोन और दूसरा है K2, ये नैप्थोक्विनोन डेरिवेटिव है। तो ये दो फॉर्म है नेचुरल फॉर्म विटामिन के। विटामिन के इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स एंड फ्रूट बट इट ऑल्सो सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द गट एंड इज एब्जॉर्ब ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट। तो विटामिन के जो है ये ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। जो ग्रीन लीव्स होती है, हरी सब्जियां जो होती है उसमें विटामिन के प्रेजेंट होता है, एज वेल एज फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये गट के जो बैक्टीरिया है ये भी विटामिन के को सिंथेसाइज करते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब वहाँ पे बाइल सॉल्ट का प्रेजेंस रहता है। अगर बाइल सॉल्ट का प्रेजेंस नहीं रहेगा तो विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अल्टीमेटली लीवर तक नहीं पहुँचेगा और लीवर तक नहीं पहुँचेगा तो अल्टीमेटली एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट जो है coumarin और इंडियन डायन जैसे ड्रग का वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। इसके अलावा फैक्टर 7, 9, 10 जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उसका सिंथेसिस भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो बाइल सॉल्ट का प्रेजेंस होना इसेंशियल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के। अगर विटामिन के को एब्जॉर्ब करना है तो वहाँ पे बाइल सॉल्ट होना ही चाहिए। अगर बाइल सॉल्ट नहीं है तो विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होगा। Deficiency of the vitamin is not common but will cause hemorrhagic symptom। तो डिफिशियंसी जो है विटामिन के की ये कॉमन नहीं है बट ये हेमोरेजिक सिम्टम कॉज कर सकता है अगर इसका डिफिशियंसी होता है। It may result due to reduced dietary intake, impairment of bacterial synthesis as in the administration of broad spectrum oral antibiotic or in neonates where intestinal flora have not yet developed। तो डिफिशियंसी जो है विटामिन के की ये तो कॉमन नहीं है बट ये कुछ हेमोरेजिक सिम्टम शो कर सकता है। अब डिफिशियंसी क्यों आ सकती है? ड्यू टू रिड्यूस डाइटरी इंटेक। अगर हम विटामिन के को हमारे डाइट में नहीं लेते हैं तो जिसके वजह से विटामिन के हमारे बॉडी को नहीं मिलता है उसके वजह से हेमोरेजिक सिम्टम्स दिख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे गट्स में जो बैक्टीरिया है वो अगर विटामिन के को सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं अब ये तभी हमें हेमोरेजिक सिम्टम्स हो सकते हैं। अब ये क्यों नहीं हो सकता? इम्पेयरमेंट ऑफ बैक्टीरियल सिंथेसिस क्यों हो सकता है? ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओरल एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं छोटा मोटा जो भी हमें बुखार आता है या वायरल होता है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या करता है, बैड बैक्टीरियाज को भी मारता है एज वेल एज गुड बैक्टीरियाज को भी मारता है। तो गुड बैक्टीरियाज के कैटेगरी में ये बैक्टीरिया आते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के को। अगर हम
एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो हमारा जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो पूरा डेड हो जाएगा, किल कर देगा एंटीबायोटिक, जिसके वजह से हमारा विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा गट्स में, और उसके वजह से डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के हो सकता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं जिसमें इंटेस्टिनल फ्लोरा डेवलप नहीं हुआ रहता है, उनमें भी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के हो सकती है। हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न impaired absorption as in obstructive jaundice due to lack of bile salt or in ingestion of large amount of liquid paraffin which retain the vitamin। तो हेमोरेजिक डिसीज जो है न्यूबॉर्न में तभी होगा जब विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमने बोला है कि विटामिन के का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब वहाँ पे बाइल सॉल्ट का प्रेजेंस होगा। तो हमारे जीआई ट्रैक्ट में बाइल सॉल्ट का प्रेजेंस रहता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं रहेगा तो विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया है तो ऐसे कंडीशन में बाइल सॉल्ट जो है उसके बॉडी में नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हेमोरेजिक डिसीज होने के चांसेस है। इसके अलावा जो लिक्विड पैराफिन जो है, लिक्विड पैराफिन अगर हमने वो बच्चे को ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया तो लिक्विड पैराफिन क्या करता है, विटामिन के को पकड़ के रखता है, और विटामिन के को अगर वो रिटेन करता है तो अल्टीमेटली उसमें भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता विटामिन के का, और इसके वजह से हेमोरेजिक डिसीज जो है न्यूबॉर्न बेबी में होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं ड्रग इंटरैक्शंस विथ एंटीकोएगुलेंट्स। ओरल एंटीबायोटिक्स में डिक्रीज द एंडोजिनस प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के and salicylate act as a weak competitive antagonist and so will reinforce the action of anticoagulants। तो ओरल एंटीबायोटिक क्या करेंगे, ओरल एंटीबायोटिक जो है माइक्रोबियल फ्लोरा को किल करने का काम करेंगे, जिसके वजह से विटामिन के का सिंथेसिस जो है गट में नहीं हो पाएगा, और विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हुआ तो एंटीकोएगुलेंट ड्रग जो है वो डोमिनेट हो जाएंगे और वो अपना एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट शो करेंगे, जिसके वजह से ब्लड जो है ये क्लॉट नहीं हो पाएगा, और उसके वजह से हेमोरेजिक कंडीशन और कैपिलरीज में से ब्लड निकलना चालू हो जाएगा, कैपिलरीज और ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ओरल एंटीबायोटिक्स ये हमें मोस्टली अवॉइड करना है, और ऐसे पेशेंट को अवॉइड करना है जिसे हम एंटीकोएगुलेंट ड्रग दे रहे हैं। इसके अलावा क्लोरप्रोमाजिन, फिनाइलब्यूटाजोन और क्लोरफाइब्रेट जो है ये कॉम्पीट करते हैं विथ एंटीकोएगुलेंट फॉर सीरम प्रोटीन। दे विल डिस्प्लेस द एंटीकोएगुलेंट्स एंड सो रेज द अनबाउंड और एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो क्लोरप्रोमाजिन, फिनाइलब्यूटाजोन और क्लोरफाइब्रेट जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन और सीरम प्रोटीन के साथ कॉम्पीट करते हैं, जिसके वजह से एंटीकोएगुलेंट ड्रग जो है ये सीरम प्रोटीन से डिस्प्लेस हो जाता है और अनबाउंड फॉर्म में ब्लड में बढ़ जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है, और जिसके वजह से वो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट और जल्दी और इंटेंस शो करता है। बार्बिचुरेट्स, ट्रैंक्विलाइजर सच एज मीप्रोबामेट एंड ग्लूटाथियोनाइड causes enzyme induction which increase metabolism of the warfarin like drug। तो बार्बिचुरेट, ट्रैंक्विलाइजर सच एज मीप्रोबामेट और ग्लूटाथियोनाइड जो है ये क्या करते हैं, एंजाइम को इंड्यूस करने का काम करते हैं, जिसके वजह से वारफेरिन जैसे एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और उसके वजह से वारफेरिन अपना एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट शो नहीं कर पाता। तो ये है ड्रग इंटरैक्शन with anticoagulants।
तो यहाँ पे हमारा एंटीकोएगुलेंट पार्ट खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।